बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Now we are going to start work for day 4, that is short answer questions. तो स्टार्ट करते हैं। बुक पेज नंबर 13 पे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस मौजूद हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रोल ऑफ बोन्स इन आवर बॉडी। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि हमारे जिस्म के अंदर जो हड्डियां हैं उनका क्या रोल है, वो क्या काम सरअंजाम देती हैं। तो इसका आंसर देखिए, बोन्स मेक अप द स्ट्रक्चर ऑफ आवर बॉडी। Bones give shape to the body. They also protect soft parts of our body. यानी कि जो हड्डियां हैं वो हमारे जिस्म की साख्त हैं। हड्डियां हमारे जिस्म को शक्ल देती हैं और ये हमारे जिस्म के नर्म हिस्सों को प्रोटेक्ट करती हैं, यानी कि उनकी हिफाजत करती हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था कि बोन्स जो हैं वो क्या काम करती हैं। उसमें हमने पढ़ा था कि बोन्स का जो स्ट्रक्चर है, साख्त है, उसे हम स्केलेटन कहते हैं। स्केलेटन ढांचा। उसके अंदर, बोन्स के अंदर हमारे जिस्म के नर्म हिस्से या अज़ा मौजूद हैं। अब वो नर्म हिस्से कौन से हैं? हार्ट, लंग्स, स्टमक, ये सब चीज़ें हमारे जिस्म के अंदर मौजूद हैं और इसे, इन तमाम हिस्सों को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? हमारी बोन्स। इज इट क्लियर? सेकेंड क्वेश्चन देखिए, राइट द फंक्शंस ऑफ ब्रेन। अब हमारा जो दिमाग है वो क्या काम करता है, उसका क्या काम है हमारे जिस्म में। तो पढ़ते हैं। ब्रेन इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ आवर बॉडी। द ब्रेन कमांड्स आवर मसल्स व्हेन टू मूव। It allows us to learn new things. ब्रेन जो है, यानी कि हमारा दिमाग, वो कंट्रोल सेंटर है हमारे जिस्म का। यानी कि ब्रेन जो है वो हमारे जिस्म के तमाम एक्शंस जो हम अमल करते हैं उन्हें कंट्रोल कर रहा है। अब उनमें क्या क्या चीज़ें हैं जो ब्रेन कंट्रोल कर रहा है? यहाँ पर जैसा कि उन्होंने बताया है कि द ब्रेन commands our muscles
when to move। हमारा जिस्म जो है वो हमारे पट्ठों को कमांड कर रहा है। कमांड का मतलब होता है हुक्म देना, कंट्रोल कर रहा है वो। जब हम चलते हैं, when to move, it allows us to learn new things, और ये हमें नई नई चीज़ें सीखने में मदद देता है। अब जैसा कि आप जो भी काम कर रहे हैं, आप खा रहे हैं, आप हंस रहे हैं, आप रो रहे हैं, आप कोई भी काम कर रहे हैं, जैसा कि आप चल रहे हैं, तो ये सारे काम आपका कौन सा ऑर्गन है बॉडी का जो इसे सर अंजाम दे रहा है, वो है ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एनी 2 ways of taking care of your skin। अब इसका मतलब है कि आपके जो स्किन है, जिल्द, इसके कौन से 2 तरीके हैं जिससे आप इनकी हिफाजत कर सकते हैं। तो अब वो पढ़ते हैं, ऑलवेज ट्राई टू कीप योर स्किन क्लीन। हमेशा आपने अपनी जो जिल्द है, स्किन, उसे साफ रखना है। ट्राई टू प्रोटेक्ट द स्किन फ्रॉम एक्सेसिव सनलाइट, और आपने कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को सूरज की रोशनी से बचा सकें। जितनी हमारी जिल्द को या हमारे जिस्म को सूरज की रोशनी की ज़रूरत है, उतनी ही दी जाए। उसके अलावा एक्सेसिव का मतलब है ज़्यादा अगर आप सूरज की रोशनी अपनी स्किन को देंगे या अपनी बॉडी को, तो उससे आपकी स्किन ख़राब हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, डिफ्रेंशिएट बिटवीन मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। डिफ्रेंशिएट का मतलब होता है फ़र्क करना। किन चीज़ों के दरमियान करना है? मिल्क टीथ यानी कि दूध के दांत, और परमानेंट टीथ यानी कि जो हमारे मुस्तकिल दांत हैं। अब इसमें जो हमने पढ़ना है वो आप आंसर अपनी बुक पेज नंबर 2 और 3 पर देखिए। तो बुक पेज नंबर 2 खोलें, खोल लिया। बुक पेज नंबर 2 पर मौजूद है मिल्क टीथ। क्वेश्चन हमारा क्या था कि हमने डिफरेंस बताना है मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ में, यानी कि हमारे दूध के दांत और जो बाद में मुस्तकिल दांत आते हैं उनमें क्या फ़र्क है। तो इसका आंसर है, पहले आपने अपनी कॉपीज़ के ऊपर इस आंसर के लिए दरमियान में लाइन लगानी है। एक साइड पे आपने मिल्क टीथ के बारे में बताना है, दूसरी साइड पर आपने परमानेंट टीथ के बारे में बताना है। तो पढ़ते हैं, मिल्क टीथ यानी कि दूध के दांत। It is the first set of teeth which starts appearing at the age of 6 months। ये जो आपके दूध के दांत हैं वो जब आप 6 माह के होते हैं तो तब ये ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं। अपीयरिंग का मतलब होता है ज़ाहिर होना, नज़र आना शुरू हो जाते हैं। At the age of 3 years, we usually have 20 teeth। और जब हम 3 साल के
हो जाते हैं तब दांतों की तादाद जो है वो 20 होती है, यानी कि 20 दांत। जैसा कि आपने एक छोटे बच्चे को देखा होगा कि उसके शुरू में जो दांत आते हैं वो 6 मंथ्स में आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन 3 इयर्स यानी कि 3 साल के बाद उसके दांतों की तादाद जो है वो 20 होती है, यानी कि 20 दांत उसके होते हैं। तो आपने इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो मिल्क टीथ वाले कॉलम में लिखना है। अब नेक्स्ट जो है वो है परमानेंट टीथ, यानी कि हमारे मुस्तकिल दांत। मिल्क टीथ स्टार्ट फॉलिंग फ्रॉम 5 to 6 years of age। हमारे जो दूध के दांत हैं, जैसा कि हमने अभी पढ़ा, वो किस एज तक नज़र आते हैं? 3, और उनकी तादाद कितनी होती है? 20। लेकिन 5 to 6 years यानी कि 5 से 6 साल के बाद वो दांत गिरना शुरू हो जाते हैं। फॉलिंग का मतलब है गिरना। They are replaced by permanent teeth which are 32 in numbers। फिर ये तब्दील हो जाते हैं परमानेंट टीथ में, जो कि 32 इन नंबर्स, इससे कम भी हो सकते हैं और इतने भी हो सकते हैं। और ये दांत भी जो हैं वो आपकी ज़िंदगी यानी लाइफ टाइम तक रहते हैं। कुछ केसेस में होता है कि 1-2 दांत टूट गए, लेकिन वो भी जैसे कि ओल्ड एज में, लेकिन परमानेंट टीथ की जो तादाद है वो है 32 इन नंबर्स। वर्क फॉर डे 4 कंप्लीट हो गया है। थैंक यू। Now we are going to start work for day 6. That is answers of short questions. बुक पेज नंबर 13 पर देखिए शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चंस कर लिए थे, आगे हमने क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करना है। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए बुक पेज नंबर 13 पर शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वुड हैपन इफ़ योर बॉडी हैड नो जॉइंट्स? इस क्वेश्चन का मतलब पहले समझते हैं कि क्या है। क्या सवाल हमसे पूछा जा रहा है? What would happen if your body had no joints? अगर हमारे जिस्म में जोड़ ना हो तो हमारा जिस्म जो है वो किस तरह काम करेगा, क्या होगा? तो आंसर देखते हैं। If there are no joints in our body, we cannot bend and stretch without them. So, movement would be impossible. इस जवाब का मतलब क्या है कि अगर हमारे जिस्म में जोड़ ना हो, जॉइंट्स हमारी बॉडी में ना हो, तो हम लोग बेंड, मुड़ना यानी कि नीचे होके कोई चीज़ आप उठा नहीं सकते जब तक जोड़ ना हो,
and stretch without them. आपके जिस्म के अंदर लचक पैदा नहीं होती। जैसे आपने कोई चीज़ उठानी है, रखनी है, आपने मूव करना है यानी कि हरकत करनी है, चलना है, ये सब काम जॉइंट्स की वजह से कर रहे हैं हम। लेकिन अगर हमारी बॉडी में जॉइंट्स ही नहीं होंगे यानी कि जोड़ नहीं होंगे तो हम किस तरह मूव करेंगे? हम अपनी बाजू को मूव नहीं कर सकते, हम इसी तरह चल नहीं सकते। तो जॉइंट्स की वजह से ही हम मूवमेंट कर रहे हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? जॉइंट्स अगर हमारी बॉडी में नहीं होंगे तो हम मूव नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हाउ डज डेंगू फीवर स्प्रेड? जो डेंगू फीवर है वो किस तरह फैलता है? जैसे कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल्ड डिस्कस किया था डेंगू फीवर के बारे में कि ये किस वजह से फैलता है, किस तरह फैलता है, इसके हमने सिम्टम्स यानी कि अलामात इन्हें डिस्कस किया था। तो क्वेश्चन हमसे जो पूछा जा रहा है वो है हाउ डज डेंगू फीवर स्प्रेड? कि जो डेंगू फीवर है वो किस तरह फैलता है। बोर्ड पर देखिए, डेंगू फीवर इज स्प्रेड बाय एडीज मॉस्किटो, एडीज mosquitoes which develop in the environment of standing clean water. डेंगू फीवर किस मॉस्किटो के बाइट करने से फैलता है? जैसा कि स्टूडेंट्स हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी पढ़ा कि डेंगू फीवर एडीज मॉस्किटोज के बाइट करने से फैलता है। और ये पैदा किस तरह होता है? विच डेवलप इन द एनवायरनमेंट ऑफ स्टैंडिंग क्लीन वाटर। ये जब आपके इर्द गिर्द, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा कि जब आप पानी को खुला छोड़ देते हैं, जैसे कि आपके फ्लावर पॉट्स हैं, गमले वगैरह, उनके अंदर जब पानी खड़ा रहता है, जब आप उसे पानी देते हैं रोज़ाना पौधों को तो वो खड़ा रहता है, उस खड़े पानी के अंदर ये एडीज मॉस्किटो पैदा होता है, उसमें ये अंडे देता है। उसके बाद ज़ाहिरी सी बात है कि अंडे देने के बाद वो ग्रो कर जाते हैं, बढ़ के एक मॉस्किटो एडल्ट बन जाती है। उसके बाद ये स्प्रेड होना शुरू हो जाती है। तो स्टैंडिंग क्लीन वाटर के अंदर ये मॉस्किटो अंडे देता है और पैदा होता है। अब स्टैंडिंग क्लीन वाटर आपकी इन्वायरमेंट में आप देखिए अपने इर्द गिर्द भी, जैसा कि मैंने आपको बताया फ्लावर पॉट्स हैं इनके अंदर, इसी तरह आपके जो वाटर कूलर है उसके अंदर ये पानी के अंदर पैदा होता है और फैलता है। आपने ये याद रखना है कि डेंगू फीवर जो फैलता है वो किस मॉस्किटो के बाइट करने से फैलता है, वो है एडीज मॉस्किटोज। क्या नाम है? एडीज मॉस्किटोज। बुक पेज नंबर 13 पर ही क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, स्टेट इम्पोर्टेंट प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर डेंगू फीवर। क्वेश्चन का मतलब क्या है कि कौन सी प्रिवेंटिव मेजर्स, एहतियाती तदाबीर कौन सी हैं जिससे हम इस डेंगू फीवर से बच सकते हैं। तो आइए देखते हैं। प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर डेंगू फीवर। प्रिवेंटिव मेजर्स, एहतियाती तदाबीर डेंगू फीवर के लिए, यानी उससे हम किस तरह बच सकते हैं डेंगू फीवर से। तो फर्स्ट पॉइंट इज़ कीप योर होम
and street clean. Keep your home and street clean. अपने घर और गलियों को साफ रखें, यानी कि अगर उधर पानी खड़ा हुआ है तो उसे साफ करें, निकालें, ताकि क्योंकि आपने जैसा कि ऊपर सवाल में पढ़ा कि ये किस तरह फैलता है, तो स्टैंडिंग क्लीन वाटर, खड़े पानी के अंदर जो साफ़ पानी है उसमें ये मच्छर पैदा होता है। तो सबसे पहले जो आप एहतियात कर सकते हैं वो अपने घर और गलियों को साफ रखकर आप इससे बच सकते हैं। पॉइंट 2 इज़ डू नॉट लेट वाटर स्टे इन योर सराउंडिंग्स। नंबर पॉइंट 2 क्या है? डू नॉट लेट वाटर स्टे इन योर सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स मीन्स इर्द गिर्द आपके। पानी को जो है वो अपने इर्द गिर्द जो आपकी जैसे इन्वायरमेंट है आपका घर में ही, फ्लावर पॉट्स की जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, तो उसमें पानी को खड़ा होने ना दें। पॉइंट 3 इज़ यूज़ मॉस्किटो किलिंग स्प्रे, मैट्स एट्सेट्रा इन योर होम्स। अब तीसरी प्रिवेंटिव मेजर यानी एहतियाती तदाबीर है कि हम घर में या बाहर जा रहे हैं तो हमें मॉस्किटो किलिंग स्प्रे या लोशन अपने एक्सपोज्ड बॉडी पार्ट्स पर, यानी कि जो हमारे जिस्म के हिस्से नज़र आ रहे हैं, जैसे कि हमारे हाथ हैं, बाजू और पाँव, इन्हें कवर करके या मॉस्किटो किलिंग स्प्रे या लोशन लगाकर फिर निकलना चाहिए। और स्प्रेज वगैरह करनी चाहिए घर में, जैसे आपको मैंने बताया अभी कि फ्लावर पॉट्स हैं, वाटर कूलर है, उसका पानी डेली बेसिस पर चेंज कीजिए और उसे खुला मत रखें। मैट्स वगैरह और नेट ये इस्तेमाल करें। आपने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल्ड पढ़ा था प्रिवेंटिव मेजर्स में कि नेट, कर्टन्स और नेट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें डेंगू वायरस को कवर और कंट्रोल किया जा सकता है। आपकी बुक पर जो लॉन्ग क्वेश्चंस दिए गए हैं पेज नंबर 13 पर ही, वो आपको व्हाट्सएप कर दिए जाएंगे, मैंने लिख दिए हैं, आप वहाँ से लॉन्ग क्वेश्चंस को कर लीजिए। वर्क फॉर डे 6 कंप्लीट हो गया है। अब आपने जो काम करना है वो है राइटिंग, रीडिंग और लर्निंग। आपने सबसे पहले रीडिंग करनी है, फिर इसे याद करना है और अपनी कॉपीज़ के ऊपर लिखना है। अगले लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।